एक लिस्ट 562 रियासतों का है, एक लिस्ट 565 रियासतों का है, एक लिस्ट 580 रियासतों का। लेकिन इतना तो स्पष्ट है ना कि 562 से ज्यादा रियासतों की, 562 से ज्यादा यहाँ पर राज्य थे। आज समझिए क्या होता है, जो आज भारत माता की जय हम लोग बोलते हैं, जो हम बोलते हैं भारत एक है, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत कहते हैं ना, ये भारत कहाँ था? इस भारत में 565 और भारत होते। आप समझिए क्या होता देश का नक्शा, क्या होता देश का नक्शा। और ये सरदार पटेल है जिनके दृढ़ संकल्प ने, जिन्होंने ये पूरे के पूरे जो रियासतें थी 565 सबको एक किया। आप जरा देखिए चुनौती को। दुनिया में ऐसे दो उदाहरण और हैं, एक जर्मनी का है। जर्मनी जब बटा हुआ था 10 टुकड़ों में, आज नहीं 19वीं सदी में, वहां एक बिस्मार्क बहुत बड़ा, जिसको हम लोग इतिहास के विद्यार्थी पढ़ते होंगे, वो बिस्मार्क ने जर्मनी का जब एकीकरण किया तो जर्मनी 10 ही जगह था, उसको इकट्ठा किया। तो दुनिया में लोग बिस्मार्क को याद करते हैं, भाई आयरन मैन। कौन? बिस्मार्क। और इनको क्या लोग कहता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया। लेकिन सरदार पटेल हमारे बिस्मार्क से भी कई गुना आगे थे, क्योंकि बिस्मार्क को तो सिर्फ 10 लोगों को इकट्ठा करना था और सरदार पटेल को तो 562 से ज्यादा रियासतों को इकट्ठा करना था, जो इन्होंने कर करके दिखाया। और ये हमारे सरदार पटेल। और एक बात आप समझिए, यार भारतवर्ष की जो जमीन है, हमारी भारत माता की जमीन है। भाइयों बहनों को सुनिए जरा, जब देश आजाद हुआ अंग्रेज लोग यहां से जा रहे थे, वो जितनी हमारी रियासतें थी उनको 3 ऑप्शन दिया। एक कहा कि तुम मिल जाओ भारत के साथ, दूसरा कहा कि तुम मिल जाओ पाकिस्तान के साथ, और तीसरा कहा कि तुम अपना स्वतंत्र भी रह सकते हो। पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ 10 रियासतें थी। जरा सोचिए, पाकिस्तान में सिर्फ 10 रियासतें और कश्मीर का। जरा इस बात को जरा सुनिए, तब आपको लगेगा कि सरदार पटेल अगर देश के प्रथम प्रधानमंत्री हुए होते तो आज कश्मीर की समस्या नहीं रहती। पाकिस्तान थी, उसकी मंशा ठीक नहीं थी, उसको लगता था कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा हो। क्या किया पाकिस्तान ने? पाकिस्तान ने अक्टूबर के महीने में जो बॉर्डर का पूरा इलाका था गिलगित वगैरह का, उधर जितने कबायली लोग रहते थे, जितने ट्राइब्स रहते थे, उनसे भारत पर आक्रमण कराया। और जरा समझ लीजिए, उस समय तक कश्मीर के जो महाराजा है उन्होंने सहमति नहीं दी। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना, और जो जमीन पर हो रहा है उसमें कोई भी समझिए कि तुलना नहीं। आप जो संख्या बता रहे हैं उस संख्या को अगर आप ठीक से देखिए तो बिहार का एक बड़ा भारी दुर्भाग्य है कि पिछले कई वर्षों से जो शिक्षा विभाग है उसमें तरह तरह की नियुक्तियां की गई। पहले पंचायत शिक्षक बनाए गए, नियोजित शिक्षक हुए, रेगुलर शिक्षक हुए, इतने तरह की श्रेणियां बना दी कि पूरा का पूरा हौच पौच। अभी जो परीक्षा लिया, एक तो बीपीएससी को इन्वॉल्व किया, समझ लीजिए, और उसमें जो लोग आए हैं तो सरकार को पूरा स्पष्ट करना चाहिए कि इसमें कितने लोग हैं जो पहले शिक्षा का काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह अलग होगी, लेकिन उनको कितने लोग हैं जो पहले पंचायत शिक्षक थे, कितने लोग थे जो नियोजित शिक्षक थे। तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो संख्या बहुत कम जाएगी। ऊपर से आप बाहर के लोगों को, तो भाई आप जरा समझ लीजिए कि बिहार में तो वैसे ही रोजगार की इतनी कमी होती है, और जितने प्रदेश है सब में ग्रुप सी और ग्रुप डी की नियुक्तियों में ये पूरा प्रयास होता है कि बाहर के लोग नहीं आए, क्योंकि यहाँ खुद बेरोजगारी की समस्या है। तो अगर आप ये तीनों चीज़ को निकाल कर देखिएगा कि कितना पहले से बेचारे कुछ नौकरी कर रहे थे, कुछ ना कुछ तो तनख्वाह पा रहे थे, वो बेरोजगार नहीं थे, और कितने बाहर से आ गए, तो नए लोग बहुत नहीं होंगे आप। तो ये तो जो समझिए कि जो इन्होंने इतना बड़ा पूरा का पूरा जो एकदम माहौल बनाने का काम किया, वो क्या है?
और आपको मैं बता दूं कि ये तो अपना कर रहे हैं, लेकिन आगे श्रीमान जी जो बिहार में इनकी वित्तीय व्यवस्था है, ये नौकरी तो बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तनख्वाह कहाँ से लाएंगे? इनका पूरा का पूरा जरा सा बजट देखिए, इनका खुद का बजट में देख लीजिए इनका जो आय है क्या है। आय मुश्किल से देखिएगा 49,500 करोड़ रुपये। उसके बाद जो पूरा पेंशन है, पूरा जो तनख्वाह है, उस पर 90,000 करोड़ का खर्चा होता है। तो जब तक केंद्र सरकार और अगर जितना का पूरा जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है, अगर वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, अगर बिहार सरकार को बेल आउट नहीं करेगी तो जिनको ये नियुक्ति पत्र बांटे वो तनख्वाह भी मिलेगा क्या? रिसोर्स है ही नहीं। 33 साल से दोनों भाई सत्ता में, जरा पूछिए कि बिहार में कैसे जो है संसाधन बढ़े, कोई प्रयास किया? बल्कि इन्होंने तो ये जो शराब नीति लाई, 25,000 करोड़ का रुपया का जो आज लाभ होता, उससे जो आय होती वो भी खत्म। आज वो 25,000 करोड़ रुपया होता तो कई योजनाएं चल सकती थी। लेकिन आप सब जानते हैं बिहार में शराब तो बंदी जो है बिल्कुल कागज पर है, जमीन पर तो पूरी तरह से फेल है, होम डिलीवरी है। तो बिहार का तो नुकसान बहुत तरह से हुआ संसाधन के मामले में। को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपोर्ट किया जा रहा है राहुल गांधी को, और उसके बाद जो नीतीश कुमार को किनारे किया जाए, उसको क्या कहना चाहते हैं? देखिए एक बात जरा जान लीजिए, आज भारतवर्ष में प्रधानमंत्री का जो पद है वो खाली तो है नहीं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। 2024 में चुनाव होने जा रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए पूरी मजबूती के साथ लड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है, देश की जिस प्रकार की आज आर्थिक स्थिति है, जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है, फिर से वही प्रधानमंत्री बनेंगे। एक तरफ तो एनडीए है जहाँ एकजुटता है, और दूसरी तरफ 26 दल। और आपने देखा ना जो चुनाव हो रहा है विधानसभा में, आप चले जाइए मध्य प्रदेश में, कांग्रेस भी लड़ रही है, समाजवादी पार्टी भी लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है, नीतीश बाबू भी लड़ रहे हैं। तो भाई जरा समझ लीजिए कि ये लोग जो हैं जब विधानसभा में एकजुट नहीं होते हैं, किसी प्रकार का त्याग का जो है इनमें भावना नहीं है, तो कहाँ से ये आगे चल करके जो एकजुट होकर के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को चुनौती दे पाएंगे? ये तो देखिए बैठे हुए लोग कुछ ना कुछ कवायद चलाते रहते हैं और महीनों से वो भी नहीं हो रहा। नीतीश जी ने कांग्रेस को नाराजगी जाहिर की है कि उन्हें इंडिया गठबंधन से कोई मतलब नहीं है। देखिए इस पर मैं क्या कहूँ, तो कांग्रेस वाले जवाब थे, लेकिन बिहार में नीतीश बाबू की सरकार है, नेतृत्व में सरकार है। कांग्रेस के भी 19 विधायक हैं, आप समझ लीजिए। तो भाई नीतीश बाबू कह रहे थे कि मैं सभी को इकट्ठा करना चाहता हूँ, मुझे पद की कोई मैंने समझिए इच्छा नहीं है। आपको तब समझ में आ गया होगा ना कि पटना में का इनिशिएटिव लिया कि सबको साथ लाएं, माहौल बनाएं, और कांग्रेस वाले मान ले कि यही नेता है। तो कांग्रेस पार्टी की साहब उनका अभी आज भी देख लीजिए, लोकसभा में 54 उनका एमपी है, कई प्रदेशों में उनकी सरकार है, इनका नेतृत्व को कहाँ से माने? लेकिन नीतीश बाबू को लगता है कि भाई लोग मान ले तो कौन मानेगा जी। सर आज पटेल जयंती का जो कार्यक्रम आयोजन किया गया, सर लोगों को यहाँ पर संबोधित करें, क्या यानी संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना ये चाहते हैं कि देखिए सरदार पटेल किस प्रकार से जो हमारा भारतवर्ष 565 से ज़्यादा रियासतों में बटा हुआ है, उसको एकजुट कर करके आज भारतवर्ष का जो नक्शा है उसको दिया है। तो लोगों को पता होना चाहिए कि क्या कौन ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था। लोगों को बताना पड़ेगा कि सरदार पटेल ने किया। पहले जितनी पुस्तकें लिखी गई, गांधी जी पर लिखी गई, नेहरू जी पर लिखी गई, कोई पटेल जी पर तो लिखता ही नहीं था। सरदार पटेल का जो योगदान भारत राष्ट्र के निर्माण में रहा, और ख़ास करके जब 1947 में पाकिस्तान ने आक्रमण किया था कश्मीर में, और सरदार पटेल ने जिस प्रकार से काम किया, और उस समय भी सरदार पटेल ने जो नेहरू जी को चेताया था तिब्बत के बारे में, चीन से सावधान रहने के बारे में, अगर सरदार पटेल देश के प्रधानमंत्री होते तो पाकिस्तान की समस्या नहीं होती आज भारत के लिए कश्मीर में, और चीन भी हमारे ऊपर जो हमारा 30,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा जमीन हड़पे हुए वो नहीं होता। तो हम लोगों को इस महापुरुष को याद रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किस प्रकार से उन्होंने देश को एक सूत्र में बांधा।